हेलो एवरीवन। मेरा नाम आशीष राजबंधु है और मैं आपको दंड प्रक्रिया संहिता पढ़ाने वाला हूं। आज मेरी कोशिश है कि दंड प्रक्रिया संहिता के एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंतर्गत कवर होता है वो है गिरफ्तारी, विच इज़ द अरेस्ट। इसको आज कवर करने की कोशिश हम करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि अरेस्ट यानी गिरफ्तारी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं। गिरफ्तारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन व्यक्ति अधिकृत है गिरफ्तार करने के लिए, और गिरफ्तारी क्यों, गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है। इस पहलू को हम जो है आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में कौन कौन से प्रावधान जो हैं अरेस्ट यानी गिरफ्तारी से संबंधित हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अध्याय 5 जो है चैप्टर 5 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर डील्स विद द अरेस्ट। ठीक है, गिरफ्तारी से संबंधित रखता है। पहले तो हमें यह देखना होगा गिरफ्तारी है क्या। ठीक है, गिरफ्तारी एक तरीके से एक तरीके से अगर हम कहें कि गिरफ्तारी का पर्पस क्या है और इसका इफेक्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द अरेस्ट, हमें यह जानना होगा कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी विदाउट एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश बाई लॉ। तो प्यारे बच्चों, तो एक बात कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना हम वंचित नहीं करेंगे। अब एक दूसरी तरफ अगर हम किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसकी दैहिक स्वतंत्रता से तो हम उसको वंचित कर रहे हैं, लेकिन अगर गिरफ्तारी विधि के अनुरूप है तो यह गिरफ्तारी तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार हुई। इस तरीके से तो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना यह होगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से भी हम किसी को अगर गिरफ्तार करें तो भी हमें किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि गिरफ्तारी एक अलग बात है बट इफेक्ट ऑफ द अरेस्ट, गिरफ्तारी के प्रभाव बहुत ही ज्यादा दूरगामी होते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने माननीय उच्चतम न्यायालय के दो बड़े लीडिंग केस है रिलेटिंग टू द अरेस्ट। नंबर वन विच इज द वेरी लीडिंग केस दैट इज द जोगिंदर कुमार केस, और दूसरा अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य केस। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य केस के केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि देखो हमें दो बातों का बड़ा ध्यान रखना होगा। एक बात बड़ी अच्छी बात कही कि देखो पावर ऑफ अरेस्ट होना पुलिस के पास अलग बात, पावर ऑफ अरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग बट नीड ऑफ द अरेस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। कि एक बात समझो कि अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के वाद में 2014 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए कि देखो चलो ठीक है, कोई ऑफेंस ऐसा किया जिसमें अरेस्ट हो सकता है, पुलिस के पास पावर है उसको अरेस्ट करने का, लेकिन पुलिस के पास अरेस्ट का पावर होना और गिरफ्तारी की जरूरत होना यानी नीड ऑफ द अरेस्ट एंड द पावर ऑफ द अरेस्ट बोथ आर द डिफरेंट थिंग। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता और पुलिस के पास गिरफ्तारी की शक्ति, इन दोनों में जो है फर्क है। पुलिस को सबसे पहले खुद को सेटिस्फाई करना होगा, इफ देयर नीड ऑफ द अरेस्ट, क्या वास्तव में यहां गिरफ्तारी की आवश्यकता है, क्या यहां पर गिरफ्तार करने की जरूरत है। सिर्फ गिरफ्तारी की शक्ति होने से ही गिरफ्तार किसी को नहीं किया जा सकता है। इससे संबंधित प्रावधान अध्याय 5 में है और इनको सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द इफेक्ट ऑफ द अरेस्ट, गिरफ्तारी के प्रभाव क्या हो सकते हैं। जोगिंदर कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट जो है एंड डिटेंशन इज ए पुलिस लॉकअप, पुलिस लॉकअप में जो है डिटेन करना किसी को और अरेस्ट करना can cause the incalculable harm to the reputation and self respect of that person। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और या उसको पुलिस लॉकअप में डिटेन किया जाता है तो ये गणना ना किए जा सकने वाला हार्म, सोशल रूप से, सामाजिक रूप से, और उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट को इतनी ज्यादा चोट ये पहुंचाता है। दूसरा, आपका अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के केस में कहा गया कि देखो अरेस्ट कर्टेल द फ्रीडम, अरेस्ट कर्टेल द फ्रीडम ब्रिंग्स ह्यूमिलिएशन
एंड कास्ट स्कार्स फॉरएवर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रही कि फ्रीडम को अरेस्ट कर्टेल करती है, ह्यूमिलिएशन को लेकर आती है, ठीक है ना। तो वी हैव टू मेक द बैलेंस बिटवीन द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोशल ऑर्डर आल्सो। तो हमें एक बात को समझो, अर्नेस्ट कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट फिर उसके प्रभाव पर जोर देते हुए कह रही है कि देखो गिरफ्तारी जो है वो किसी व्यक्ति की फ्रीडम को कर्टेल करती है, ह्यूमिलिएशन को लाती है, और इसलिए जरूरी है कि हमें एक बैलेंस की जरूरत है किसी व्यक्ति की इंडिविजुअल स्वतंत्रता पर और सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था के बीच एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि सामाजिक व्यवस्था भी ना बदलने पावे और इंडिविजुअल लिबर्टी भी ना डिस्टर्ब होने पावे, इंडिविजुअल लिबर्टी भी ना हैम्पर होने पाए। तो ये जो एक तरीके से इतनी इंपॉर्टेंस है और जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गिरफ्तारी को बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सिर्फ कोई मैटर गिरफ्तारी योग्य है और पुलिस के पास गिरफ्तारी की शक्ति है, सिर्फ इस आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में दो बड़े ही महत्वपूर्ण वाद हैं जो हमारे सामने हैं। एक तो है आपका जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एक जो केस है जोगिंदर कुमार, जो इसी से संबंधित है, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। डेट ऑफ जजमेंट है जो 25 अप्रैल 1994. This is the date of judgment on which apex court delivered the judgment, that is the जोगिंदर कुमार बनाम बिहार राज्य। इसमें मामला सिर्फ इतना सा है कि जोगिंदर कुमार एक एडवोकेट थे जिनको एसएसपी गाजियाबाद ने अपने पास बुलाया, इसके बाद उनसे बात करी, बाद में वहां से गायब हो गए, ठीक है। उनके भाई वापस आए, इंक्वायरी करी कहाँ है, तो पता लगा इनके भाई को इनको मसूरी भेज दिया गया। उस समय यूपी का ही पार्ट हुआ करता था, उत्तराखंड भी, मसूरी भेज दिया गया। और फिर पता लगा जो है मतलब कोई अनडिस्क्लोज लोकेशन में बार बार उसको भेजते रहे। अब जो है सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिटेल्ड गाइडलाइन इश्यू करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो अरेस्ट कैन बी मेड बिकॉज is the lawful authority, that is the police officer, to do so. सिर्फ गिरफ्तारी इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि पुलिस के पास गिरफ्तारी की पावर है। उन्होंने कहा कि इस केस में भी यही बात कही गई, एग्जिस्टेंस ऑफ द पावर ऑफ अरेस्ट इज वन थिंग एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ दैट पावर ऑफ अरेस्ट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। यानी कि गिरफ्तारी की शक्ति होना एक बात और गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करना दूसरी बात है। दूसरी बात कोर्ट ने कहा कि नो अरेस्ट शुड बी मेड इन ए रूटीन मैनर जस्ट बिकॉज ऑफ द एलिगेशन मेड ऑन सम पर्सन। किसी के ऊपर कोई अभियोग लग गया, सिर्फ इसी आधार पर रूटीन मैनर में गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि गिरफ्तारी जो है लेकर आती है ह्यूमिलिएशन, डिग्रेडेशन ऑफ द सोशल स्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये लेकर आती है। दूसरा केस जिसका मैंने जिक्र किया, ठीक है, वो केस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज के टाइम में अरेस्ट का बाइबल बन रखा है। बेल ड्राफ्ट करते समय लोग इसी केस को यूज करते हैं, दैट इज द अर्नेस्ट कुमार बनाम बिहार राज्य। जो केस है वो क्या है? अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। दूसरा जो महत्वपूर्ण केस है प्यारे बच्चों, वो है आपका अर्नेस्ट कुमार बनाम बिहार राज्य। ये केस जो है 2 जुलाई 2014 को 2 जुलाई 2014 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस को डिसाइड किया। ये जो केस था आपका 498 आईपीसी, आप समझ रहे होंगे, ठीक है, 498 ए आईपीसी का ये केस था। साथ ही साथ इसमें डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की धारा 4 भी इन्वॉल्व थी। इस मैटर में इस तरह एफआईआर दर्ज हुई, अभियुक्तों की एंटीसिपेटरी बेल फाइल की गई, एंटीसिपेटरी बेल नाराज हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो गई। वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एसएलपी लेकर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने सेक्शन 41B, 41A और 167 ऑफ द सीआरपीसी, इन 3 धाराओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने डिटेल्ड गाइडलाइन जारी करी।
ठीक है ना। और कोर्ट को 167 के प्रोसीजर्स को भी डिटेल में कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें दिए। तो जजमेंट दिया गया अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस का, और इस केस में हमने गिरफ्तारी से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं को छूने की कोशिश करी। तो सेम बात जो अभी जोगिंदर के केस में बोली गई थी कि एग्जिस्टेंस ऑफ पावर इज वन थिंग, ठीक है, जोगिंदर कुमार की जो केस में बात बोली गई थी, और जस्टिफिकेशन ऑफ अरेस्ट इज अनदर, उन सब का जिक्र हुआ। सारी बातों को 1 बाई 1 कोर्ट ने चेक किया और बोला कि नीड हो तभी अरेस्ट करें, क्योंकि बड़ी मुसीबत लेके आती है। अब ये तो हो गई इफेक्ट ऑफ अरेस्ट की बात, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो बातें हमें बताई उसके आधार पर जो हमने कंटिन्यू किया। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि काइंड ऑफ अरेस्ट क्या। सर जी गिरफ्तारी के क्या कोई प्रकार भी होते हैं, और सर हमें यह बताएं कि गिरफ्तार कौन कौन कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप दो बातें जानो। दो तरह के अपराध होते हैं, एक संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। मैंने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, बड़े आसान भाषा में आप समझो कि संज्ञेय मामले वो मामले होते हैं, ठीक है, जिसमें पुलिस के पास बिना वारंट के अरेस्ट करने की शक्ति है। क्या मैंने बोला? संज्ञेय मामले वो मामले होते हैं जिसमें पुलिस के पास बिना वारंट के अरेस्ट करने की शक्ति है। दूसरा असंज्ञेय मामले वो मामले होते हैं, एक तरीके से 2L में बताया गया है नॉन कॉग्निजेबल के बारे में, कि वो मामले जिसमें पुलिस के पास बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है। दो तरीके आपके हो गए। सर जी क्या कोई अरेस्ट के प्रकार भी हैं? मैंने कहा हाँ। तो पुलिस जिन मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है उनको संज्ञेय मामले हम कहते हैं, जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती अथॉरिटी उसको हम असंज्ञेय मामले कहते हैं। तो पुलिस की इसी बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति की विवेचना हम आज की क्लास में करने वाले हैं, कि पुलिस की जो बिना वारंट के ये गिरफ्तारी की शक्ति है इसकी विवेचना हम अभी करने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात, सर जी क्या गिरफ्तारी के प्रकार भी हैं? मैंने कहा देख लेते हैं। मैंने कहा कि हाँ, गिरफ्तारी की जो दो बातें अभी मैंने बताई। सर इज देयर एनी काइंड्स ऑफ अरेस्ट? मैंने कहा देखते हैं। ठीक है, क्या सर इनका कोई गिरफ्तारी का कोई प्रकार भी है? गिरफ्तारी के प्रकार, तो मैंने कहा गिरफ्तारी के दो प्रकार हैं। एक आपका वारंट के साथ गिरफ्तारी, अगर ध्यान दें, अरेस्ट विथ वारंट, और दूसरा अरेस्ट विथ वारंट, और दूसरा अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, यानी वारंट के साथ गिरफ्तारी और दूसरा वारंट के बिना गिरफ्तारी। ठीक है, ये दो बातें आपके सामने हमारी दी हुई हैं कि सर ये दो प्रकार तो हैं, वारंट के साथ कब गिरफ्तारी होगी और वारंट के बिना गिरफ्तारी कब होगी। चलो इसी को देखते हैं। सर और दूसरी बात हमें यह बताएं कौन कौन गिरफ्तार कर सकता है। मैंने कहा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार करने की शक्ति बहुत लोगों के पास है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस ऑफिसर के पास, जो सबसे ज्यादा वास्ट है, जिसी की चर्चा हम करने वाले हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सुपीरियर ऑफिसर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास भी गिरफ्तारी की शक्ति है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर मजिस्ट्रेट के पास पुलिस ऑफिसर सेक्शन 41, ठीक है, सेक्शन 36, सेक्शन 36 ऑफ द CRPC, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास भी गिरफ्तारी की शक्ति है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत ध्यान दे प्यारे बच्चों, बहुत डिटेल में जाकर देखें तो धारा 130 और 131 मिलिट्री को भी गिरफ्तारी की शक्ति देती है विशेष परिस्थितियों में। अगर हम ध्यान दें तो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्राइवेट पर्सन के पास भी गिरफ्तारी की शक्ति है, हमारे और आपके पास भी गिरफ्तारी की शक्ति है। ठीक है, हमारे और आपके पास भी गिरफ्तारी की शक्ति है, यानी एज ए प्राइवेट पर्सन भी हम गिरफ्तार कर सकते हैं। इसको हम डिटेल में देखेंगे। गिरफ्तारी की शक्ति मजिस्ट्रेट के पास भी है। ने क्या बोला? धारा 44 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास भी गिरफ्तारी की शक्ति है। ठीक है, तो बहुत से एक विस्तारित सीमा है, लेकिन हमें महदूद रहना है पुलिस की गिरफ्तारी की शक्ति तक। किस तक? पुलिस की गिरफ्तारी की शक्ति तक। तो ये गिरफ्तारी के प्रकार हो गए। गिरफ्तारी के बेसिकली दो प्रकार हैं, एक वारंट के साथ गिरफ्तारी और दूसरा वारंट के बिना गिरफ्तारी।
ठीक है, वारंट के साथ गिरफ्तारी और वारंट के बिना गिरफ्तारी। सर अच्छा एक बात बताएं कि अरेस्ट कौन कौन कर सकता है, अरेस्ट बाय हुम, जरा इस गिरफ्तारी किन के द्वारा की जा सकती है, इस पहलू को भी जरा सर समझाएं। मैंने कहा गिरफ्त दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गिरफ्तारी की शक्तियां बहुत वास्ट है। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो पुलिस के पास सबसे पहले तो पुलिस के पास गिरफ्तारी की शक्ति है, ठीक है ना, और पुलिस के पास गिरफ्तारी की शक्ति है, और इसके बाद आपकी इधर देखो पुलिस ऑफिसर के पास तो आपकी गिरफ्तारी की शक्ति है ही। सेक्शन 41 आपको इस बारे में क्लियर कट इंडिकेशन देता है। ठीक है, कौन सा सेक्शन, सेक्शन 41। सर पुलिस अधिकारी के अलावा मैंने कहा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, लुक एट योर बेयर एक्ट सेक्शन 36। ठीक है, तो उनके पास भी सुपीरियर पुलिस ऑफिसर, यानी अगर ध्यान से देखो सेक्शन 36, तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के पास भी आपकी एक तरीके से गिरफ्तारी की शक्ति दी हुई है। और अगर हम बात करें तो ध्यान से अगर देखो मिलिट्री ऑफिसर, सर क्या बात कर रहे हैं, मिलिट्री ऑफिसर के पास भी गिरफ्तारी की शक्ति है। अगर बहुत दूर से जाके देखें तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 130, 131 इसी तरह की शक्ति की बात करती है, यानी कि 130 और 131 के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के बाद जो है मिलिट्री ऑफिसर के पास भी गिरफ्तारी की शक्ति है। ठीक है सर, क्या कोई प्राइवेट पर्सन, बिल्कुल प्राइवेट पर्सन भी गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, क्या प्राइवेट पर्सन के पास भी गिरफ्तारी की शक्ति है। मैंने कहा लुक एट दी सेक्शन 43, धारा 43 देखिए आप, धारा 43 देखिए आप। धारा 43 बताती है कि कब कोई निजी व्यक्ति वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 43, बिल्कुल सेक्शन 43 निजी व्यक्ति को भी गिरफ्तारी की शक्ति देती है। ठीक है, इसके अलावा सर क्या मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है, बिल्कुल गिरफ्तार कर सकता है मजिस्ट्रेट, चाहे वो सर कौन सा मजिस्ट्रेट, जुडिशियल एग्जीक्यूटिव। मैंने कहा मजिस्ट्रेट होना यही पर्याप्त है, वेदर जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव इट डजंट मैटर, मजिस्ट्रेट वेदर जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव कैन अरेस्ट ए पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा देखो इधर, क्या सर मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा जो है 44 के अंतर्गत, कौन सी धारा, धारा 44 आपको यह बताती है बिना कि मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है। इन लोगों के पास गिरफ्तारी की शक्ति पर्याप्त मात्रा में दी गई है। ठीक है, इन लोगों के पास पावर ऑफ अरेस्ट जो है विस्तारित रूप से दी गई है। ये सारे लोग चाहे पुलिस ऑफिसर हों, सुपीरियर पुलिस ऑफिसर हों, मिलिट्री ऑफिसर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 130, 131, प्राइवेट पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43, मजिस्ट्रेट धारा 44 के अनुसार जो है गिरफ्तार करने की शक्ति अपने पास रखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले धारा 41 की बात करेंगे, यानी कि कब पुलिस गिरफ्तारी के प्रकार कितने, दो, वारंट के साथ गिरफ्तारी और दूसरा वारंट के बिना गिरफ्तारी। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों ये पहलू कि पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। हमारा मसला आज का ये है। ठीक है, और बहुत डिटेल्ड लेक्चर चलेगा। अरेस्ट तो मैं कई क्लास में पढ़ाता हूँ, सेवरल केसेस बताता हूँ कि अरेस्ट के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अरेस्ट की जरूरत हो तभी अरेस्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, कब कोई गिरफ्तारी अवैध हो जाती है, इन सारे पहलुओं को बड़े डिटेल में देखते हैं। फिलहाल इतने इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं इसकी क्लास में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर ऑफ अरेस्ट ऑफ पुलिस, और उसमें भी मैंने बताया दो प्रकार हैं पुलिस की गिरफ्तारी के, वारंट के साथ गिरफ्तारी और वारंट के बिना गिरफ्तारी। मैंने क्या बोला, वारंट के साथ गिरफ्तारी और वारंट के बिना गिरफ्तारी, दो बातें हैं। पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगी और पुलिस वारंट के साथ भी गिरफ्तार कर सकती है। हम ये देखने वाले धारा 41 के अनुसार कि कब पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकेगी। इधर देखो, तो देखो इधर, कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वारंट के बिना गिरफ्तारी के संदर्भ में। प्यारे बच्चों,
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 उन परिस्थितियों का वर्णन करती है, उन सिचुएशंस का वर्णन करती है जब पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। इस धारा को, धारा 41 को अब इस धारा को साल 2009 में अमेंडमेंट भी किया गया, ठीक है ना। और अमेंड करके इस धारा को संज्ञेय कॉग्निजेबल केसेस, संज्ञेय मामलों के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया। वो संज्ञेय मामले जो 7 वर्ष तक दंडनीय हैं और वो संज्ञेय मामले कॉग्निजेबल केसेस जो 7 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडित है। मैंने फिर कहा, हमने धारा 41 को 2009 के अमेंडमेंट के बाद प्यारे बच्चों दो कैटेगरी में हमने इसको बांट दिया, कॉग्निजेबल केसेस विच इज पनिशेबल फॉर अप टू 7 ईयर और दूसरा मोर देन 7 ईयर। इन दो भागों में इसको वर्जित किया, यानी वो मामले जो 7 वर्ष तक अप टू 7 ईयर दंडनीय है और दूसरा जो 7 वर्ष से अधिक समय तक दंडनीय। इन दो क्राइटेरिया के आधार पर हम देख रहे हैं। तो सेक्शन 1 क्या कहता है, इधर देखो। सेक्शन 1 कहता है, कुछ स्थितियां बताता है कि कब कब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। इधर देखो, जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करेगा, पहला ग्राउंड, अगर पुलिस की प्रेजेंस में संज्ञेय अपराध कर दिया, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, मैंने क्या बोला, पुलिस की मौजूदगी में संज्ञेय अपराध कर दिया, इधर देखो, तो क्या करेगी पुलिस, आपको गिरफ्तार कर लेगी। मैंने कहा अब हम सेक्शन 41 देख रहे हैं। सेक्शन 41 क्लॉज 1 कब गिरफ्तारी हो सकती, पहला कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस। ठीक है, कॉग्निजेबल, पहला क्राइट ग्राउंड क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस इन दी प्रेजेंस ऑफ पुलिस। मैंने क्या बोला, कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस, यानी कि इधर देखो, पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में जो संज्ञेय अपराध करता है उसको गिरफ्तार पुलिस बिना वारंट के कर सकती है। दूसरा ग्राउंड क्या है, दूसरा ग्राउंड 1 का जो ए था, ये एक तरीके से, ठीक है, 1 का ए है। अब बी देखो, मैंने क्या कहा, 2009 में जब संशोधन हुआ तो संज्ञेय अपराधों की 2 कैटेगरी बना दी गई, यानी वो मामले जिनमें किसी, अर्नेस्ट कुमार केस में भी ये बात कही गई, बाद में बड़ी ध्यान कही गई कि वो मामले कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल अप टू 7 ईयर, यानी वो संज्ञेय मामले जो 7 वर्ष तक दंडनीय है, उनकी अलग प्रक्रिया, और जो एक तरीके से 7 वर्ष से अधिक तक दंडनीय है, उनकी अलग प्रक्रिया। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई अपराध, इधर देखो, अगर कोई अपराध जिसके विरुद्ध परिवाद किया जा चुका है, विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हो चुकी है, किस बात की, उचित संदेह विद्यमान है, इधर देखो, उचित परिवाद, विश्वसनीय इत्तला और उचित संदेह, ये 3 बातें प्राप्त हो चुकी हैं कि उसने ऐसे कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम हो सकेगी या जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित या जुर्माने के बिना हो, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है और निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाए। मेरी बात देखो, इसने ये कहा क्या कि 2 भागों में बांट लेते, एक 7 वर्ष तक और 7 वर्ष से ऊपर। बोला अगर 7 वर्ष तक किसी ने संज्ञेय अपराध किया है, ठीक है, और उसके विरुद्ध उचित परिवाद मिला है, विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हुई है, या उचित संदेह है कि इसने 7 वर्ष तक दंडनीय कोई से कारावास में दंडनीय कोई अपराध किया है, तो निम्न अगर शर्तें पूरी कर दी जाए, कितनी शर्तें, निम्न शर्तें पूरी कर दी जाए तो उसको हम अरेस्ट कर लेंगे। इधर देखो, पुलिस अधिकारी के पास ऐसी परिवाद या इत्तला या संदेह के आधार पर विश्वास करने का कारण हो कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है। यही टिप्पणी करी कोर्ट ने, विश्वास करने का कारण हो, सिर्फ इस आधार पर नहीं, कुछ ग्राउंड सब्सटेंशियल होने चाहिए। ठीक है, दूसरा, पुलिस अधिकारी को समाधान हो गया है कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी कुछ 3 काम, चाहे कुछ कामों के लिए, कि कोई अपराध निवारित करने के लिए, समुचित अन्वेषण करने के लिए, या साक्ष्य को गायब करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, या उस व्यक्ति को, जो ऐसे किसी व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित है, उत्प्रेरित करने, धमकी देने या उससे वायदा करने जिससे उसे न्यायालय या अधिकारियों के समक्ष प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके। अगर ऐसा किया जाता है तो क्या किया जाए, गिरफ्तार कर लिया जाता। और जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, न्यायालय में उसकी उपस्थिति अपेक्षित सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
आवश्यक है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी और गिरफ्तार करते समय कारणों को लिखेगी। रुको मैं पहले ग्राउंड बोलता हूं। मैंने दो बातें कही। मैंने कहा देखो, सबसे पहले तो अगर पुलिस अधिकारी, सर जी मुझे टू द प्रिसाइज बताइए कि पुलिस कब बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। मैंने कहा धारा 41(1)(a) के अनुसार अगर पुलिस की मौजूदगी में कोई संज्ञेय अपराध करोगे तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। अच्छा सर दूसरी सिचुएशन, मैंने कहा कि दूसरी सिचुएशन ये कहती है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध प्यारे बच्चों ऐसा है जो 7 वर्ष तक दंडनीय या 7 वर्ष से कम है, तो पुलिस अधिकारी को अगर ये लगता है, जरूरत ऐसी है, किस लिए, कोई प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस, आगे किसी अपराध को रोकने के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, एविडेंस को टेम्पर होने से बचाने के लिए, विटनेस को दूषित करने से, साक्ष्यों को धमकाने से बचाने के लिए और न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अगर गिरफ्तारी की आवश्यकता है तो न्यायालय क्या करेगा, तो पुलिस क्या करेगी, उन कारणों को लेखबद्ध करते हुए गिरफ्तार कर लेगी। उन कारणों को क्या करेगी, लेखबद्ध करते हुए गिरफ्तार कर लेगी। दूसरी सिचुएशन मैंने कहा दो क्राइटेरिया बांट दिए गए, 7 वर्ष से कम, 7 वर्ष से ऊपर। दूसरे प्यारे बच्चों, अगर मामला 7 वर्ष से अधिक या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया गया है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो फिर पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेगी। इतनी संतुष्टि करने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ देखो, वारंट के बिना गिरफ्तारी में भी दो परिस्थितियां ले आई गई हैं, यानी ऐसा संज्ञेय मामला, देखो संज्ञेय मामला ही वो मामला है जिसमें पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। तो संज्ञेय मामले की भी दो क्राइटेरिया बना दी, एक 7 वर्ष से कम दंडनीय संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा 7 वर्ष से अधिक और मृत्यु दंड और आजीवन कारावास दंडनीय संज्ञेय अपराध। दूसरी क्राइटेरिया जो है ये बना दी प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अगर पहली क्राइटेरिया है तो इतनी शर्तों को पूरा करना पड़ेगा, और अगर दूसरी क्राइटेरिया यानी कि अपराध ऐसा है जो 7 वर्ष से अधिक, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय है, तो प्यारे बच्चों फिर ये सब संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है, गिरफ्तारी हो जाएगी। और यही क्या है आपका, इधर देखो, ये है बी और ये है BA। क्या बताया मैंने, BA में क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल मोर देन 7 ईयर, लाइफ इंप्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस। इसके अलावा C नंबर ये कहता है कि अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, क्या है, अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी कि एक तरीके से इधर देखो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब आपका एक तरीके से, हाँ देखो इधर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब कि राज्य सरकार के आदेश द्वारा वो उद्घोषित अपराधी किया जा चुका है, ठीक है, तो पुलिस बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर लेगी। और कब गिरफ्तार करेगी, यदि उसके पास से कोई स्टॉलन प्रॉपर्टी इन पोजेशन है, कोई चुराई हुई संपत्ति उसके कब्जे में है, यानी जो अगर जिसके कब्जे में से कोई ऐसी चीज पाई जाती है जिससे चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, या जिस पर ऐसी चीज के बारे में अपराध करने का उचित रूप से संदेह किया जा सकता है, यानी अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो भी उसको बिना वारंट गिरफ्तार कर लो, पुलिस के लिए है ये पावर। अगर उसके पास से कोई चुराई हुई संपत्ति है या ऐसा संदेह है तो भी उसको बिना वारंट के क्या करो, गिरफ्तार करो, ठीक है। और अगर वो पुलिस पुलिस अधिकारी के कार्य में बाधा पहुंचाता है और जो अपना कर्तव्य कह रहा है, ठीक है, या जो विधिपूर्ण अपेक्षा से निकल भागने का प्रयत्न करता है, तो भी उसको गिरफ्तार कर लो, ठीक है। एक बात और, उस व्यक्ति को भी पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तार कर लेगी जो एक तरीके से डेजर्टर ऑफ द आर्मी है, यानी सशस्त्र बलों का वो क्या है, अभित्यजक यानी भगौड़ा है, उसको भी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी। इसके अलावा और किसे कर लेगी, यानी उसके अलावा जो है किसी ऐसे अपराध को भारत के बाहर उसने किया है जो भारत में किया जाता तो जो है दंडनीय होता, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी एक तरीके से ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया यानी भारत के बाहर अपराध करता है तो भी उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना वारंट के। साथ ही साथ अगर वो 356 की उपधारा 5 के अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो भी उसको नियम भंग के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उसको तब भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा जब किसी अन्य थाने से, एक तरीके से किसी अनदर पुलिस स्टेशन से उसकी गिरफ्तारी की रिक्वेस्ट की गई है। इतनी परिस्थितियों में प्यारे बच्चों पुलिस अधिकारी बिना वारंट की गिरफ्तार
कर लेगा धारा 41 के अनुसार। लुक एट मी सर, जरा समराइज करो। मैंने कहा अभी समराइज करता हूँ। सर धारा 41 जरा समराइज करो। मैंने कहा प्यारे बच्चे, धारा 41 कहती है कब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती, कब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो मैंने कहा कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस करोगे, ठीक है, यानी पुलिस की मौजूदगी में कोई संज्ञेय अपराध करोगे तो पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर लेगी। सर और कब करेगी? मैंने कहा दो क्राइटेरिया है संज्ञेय मामले के लिए, अगर उसके प्रेजेंस से दूर करोगे तो। बोले क्या क्या? एक वो दो क्राइटेरिया ये है कि अगर 7 वर्ष तक कारावास में दंडनीय अपराध है तो ये अलग प्रक्रिया, और 7 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास और मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध है तो अलग प्रक्रिया। मतलब सर मैंने कहा अगर 7 वर्ष तक या 7 वर्ष से कम दंडनीय अपराध है तो अगर भविष्य के किसी अपराध को रोकने के लिए पुलिस को लगता है तो आपको अरेस्ट कर लेगी। अगर जरूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको अरेस्ट करना है तो आपको अरेस्ट कर लेगी। आपको एविडेंस पे छेड़छाड़ करने से रोकना है तो आपको अरेस्ट कर लेगी। विटनेस को एक तरीके से इंड्यूसमेंट थ्रेट करने से रोकना है तो आपको अरेस्ट कर लेगी, और आपकी न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करनी है तो आपको गिरफ्तार कर लेगी बिना वारंट के, यदि आपने 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक का दंडनीय अपराध किया है संज्ञेय अपराध किया है। यानी इतने पैरामीटर्स का हमें ध्यान रखना होगा, इतने पैरामीटर्स का हमें ध्यान रखना होगा। दूसरी पोजीशन क्या है? मैंने कहा अगर संज्ञेय अपराध किया है 7 वर्ष से अधिक आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय, तो फिर इतनी बातों के लिए संतुष्ट करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। अच्छा सर, इसके अलावा आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर लेगी, यानी उद्घोषित अपराधी हैं, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। आपके पास स्टोलन प्रॉपर्टी जो है आपके कब्जे में पाई गई, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। या जिसके सस्पेक्टेड होने का संदेह है कि स्टोलन प्रॉपर्टी हो सकती है, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। आप पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाते हैं, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है, आप आर्मी के डेजर्टर भगौड़े हैं, पुलिस आपको बिना वारंट गिरफ्तार कर लेगी। इसके अलावा अगर आप भारत के बाहर कोई ऑफेंस करते हैं और सिचुएशन इस तरह की है तो भी पुलिस आपको बिना वारंट अरेस्ट कर लेगी। इसके अलावा अगर आप 356(5) में वर्णित नियमों का उल्लंघन करते हैं, ठीक है, और आप कन्विक्ट हैं और आप रिलीज किए गए हैं, ठीक है, आप कन्विक्ट हैं, रिलीज कन्विक्ट हैं और आप इसका उल्लंघन करते हैं तो भी आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर अन्य किसी पुलिस स्टेशन से भी जो है इस रिक्वेस्ट आती है आपको अरेस्ट करने की, तो धारा 41 के अनुसार आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक धारा और है, धारा 42 क्या कहती है उसके बारे में सुनो। धारा 42 आपको ये कहती है, धारा 42 भी काफी बातें बताती है, और धारा 42 आपको ये कहती है कि अगर आप नाम इधर देखो, धारा 42 क्या कहती है? धारा 42 कहती है कि अगर नाम और निवास बताने से इनकार कर रहे हैं आप, तो भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। आप रात में कहीं जाते हुए पाए गए, ठीक है, पुलिस ने पूछा व्हाट इज योर, यू आर नॉट टेलिंग ट्रू नेम, और पुलिस इज सस्पेक्टिंग दैट यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग टू आइडेंटिटी, आप अपनी सही पहचान प्रकट नहीं कर। यानी कि जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में कैसा किया, इधर देखो, असंज्ञेय अपराध किया, कैसा अपराध? असंज्ञेय अपराध किया है, या फिर जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, ठीक है, उसे अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताना होगा। अगर वो इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाए। यानी कि प्यारे बच्चों, इन अभी जब मैंने जो तुम्हें धारा 41 बताई, वो अपराध में वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति, पुलिस के पास वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है। पुलिस के पास वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति बहुत सीमित और निमित है। उसमें से एक आधार तो धारा 42 में ही दे दिया गया है कि अगर पुलिस की मौजूदगी में आप कोई नॉन कॉग्निजेबल केस है जो है
बताते हो, पुलिस की मौजूदगी, आप नॉन कॉग्निजेबल केस है और आप पुलिस को नाम और पता बताने से इनकार करते हो या ऐसा नाम और पता बताते हो तो इसके सत्य होने का भान पुलिस को आपको अरेस्ट कर लेगी। क्या कर लेगी? पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। तो अरेस्ट विदाउट वारंट पुलिस के द्वारा कब हो सकता है? दो परिस्थितियां हैं बिना वारंट के पुलिस के अरेस्ट करने की। एक धारा 41 में जो मैंने इतनी लंबी बताई, और दूसरी धारा 42 में। ठीक है, यानी कि एक तो संज्ञेय अपराध में और दूसरा जो ग्राउंड दिए हैं उसके आधार पर, और दूसरा प्यारे बच्चों धारा 42 के आधार पर कि नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं। तो उस सिचुएशन में नॉन कॉग्निजेबल है तो फिर नाम और पता स्पष्ट न बताने पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले। इधर देखो, धारा 41 का पोस्टमार्टम एक बार करना और जरूरी है। धारा 41 कहती है पुलिस बिना वारंट की कब गिरफ्तार करेगी, यानी जब पुलिस की मौजूदगी में कोई अपराध कर दें आप, ठीक है, तो गिरफ्तार कर लेगी। दूसरा कब करेगी? पुलिस की मौजूदगी से अलग कहीं पर 7 वर्ष तक कोई अपराध करें या 7 वर्ष से अधिक और मृत्युदंड से दंडनीय कोई अपराध करें। ठीक है, अगर 7 वर्ष से अधिक कोई दंडनीय या मृत्युदंड या आजीवन कारावास या दंडनीय अपराध करते हो तो बिना किसी कंडीशन के जो है आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर 7 वर्ष तक का अपराध करते हो तो आपको 6 कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। कौन कौन सी? मेरी बात सुनो। पहले तो आपके विरुद्ध क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और विश्वसनीय सूचना हो। दूसरी, भविष्य में दूसरा ऑफेंस करने से रोकने के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और तीसरा एविडेंस को डिसअपियर गायब करने से रोकने के लिए, विटनेस को थ्रेट करने से रोकने के लिए, और आपकी उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित करने के लिए आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। इतनी बातें याद आई। दूसरा क्या बताया मैंने? आप अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं तो भी पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। आपके पास से स्टोलन प्रॉपर्टी पाई गई, पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। पुलिस को सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करते हैं तो गिरफ्तार कर लेगी। अगर भारत के बाहर कोई अपराध करते और भारत में पाए गए हैं तो भी आपको गिरफ्तार कर लेगी। इसके अलावा 356(5) के रूल का उल्लंघन करते हैं तब भी आपको गिरफ्तार कर लेगी। और अगर किसी अन्य पुलिस स्टेशन से रिक्वेस्ट आई है तो भी आपको गिरफ्तार कर ले। सर क्या कोई प्राइवेट पर्सन भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है? मैंने कहा धारा 41 में पुलिस बिना वारंट कब गिरफ्तार करेगी बताया गया। धारा 42 में यह बताया गया पुलिस कब नाम और निवास न बताने पर गिरफ्तार करेगी। धारा 43 में यही बताया गया है प्यारे बच्चे कि कब प्राइवेट पर्सन किसी को, प्राइवेट पर्सन सर जी कौन होता है? मैंने कहा जैसे हम और आप। धारा 43 आपकी ये कहती है कि कब प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी हो सकती है। धारा 43 क्या कहती है कि कब प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी हो सकती है, और अगर ऐसी गिरफ्तारी होगी तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। कब प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी हो सकती है धारा 43 कहती है, और अगर ऐसी गिरफ्तारी होगी प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, इधर देखो, बस 2 वर्ड याद रखो। अगर कोई बंदा आपकी उपस्थिति में नॉन बेलेबल यानी अजमानती और कॉग्निजेबल यानी संज्ञेय अपराध करता है तो आप उसको उसी वक्त गिरफ्तार कर सकते। अच्छा सर हमारे पास भी गिरफ्तार करने? बिल्कुल, आपके सामने कोई नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, आप विदाउट अननेसेसरी डिले किए उसको गिरफ्तारी करने का इंतजाम कर सकते हैं, और गिरफ्तारी के बाद उसको पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, और पुलिस उसको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 दोबारा से रीअरेस्ट कर लेगी। सर क्या हम और आप भी अरेस्ट कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इधर देखो सेक्शन 43 क्या कहता है, यही है 43। कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में कैसा अपराध, अजमानती और संज्ञेय, कैसा अपराध, अजमानती और संज्ञेय अपराध करता है, या फिर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी उद्घोषित अपराधी है, तो उसको हम और आप गिरफ्तार कर सकते हैं। मेरा सर 1 लाइन का क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बताएं कि कब एक कोई निजी व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर सकता है? मैंने कहा 2 सिचुएशन, कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, अगर किसी ने आपके सामने ऑफेंस कर दिया आप जाइए उसको गिरफ्तार कर लीजिए।
दूसरी सिचुएशन, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, आप उसको गिरफ्तार कर ली। सर जी लेकिन मेरे पास तो थाना जेल है नहीं, हम करेंगे क्या? क्या अपने घर में रखें? मैंने करना, गो टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, हैंड ओवर टू द पुलिस एंड पुलिस में रीअरेस्ट, पुलिस उसको दोबारा गिरफ्तार कर लेगी। ठीक है सर, एक केस बताओ जरा, क्या हो सकता है सर, सिचुएशन बताओ। मैंने कहा एक लड़की जो अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर खड़ी है, आप भी लोग हैं, और कोई उसको मॉलेस्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, और आप जाके ये सारा ऑफेंस देख रहे हो, ना तो कोई पुलिस वैन है और ना ही आपके पास टाइम है ताकि पुलिस से मदद बुला सको। आपने सोचा सर ने सीआरपीसी में हमें धारा 43 पढ़ाई है, निजी व्यक्ति की गिरफ्तारी की शक्ति, क्यों ना उसी का प्रयोग कर लिया जाए। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों, अगर आपने सीधा गए और उसको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, पकड़ लिया, ठीक है ना, आपने कुछ एक्शन लिया, आपको क्या क्या मदद उपलब्ध है? पहला, आप उसको तब तक मार सकते हैं जब तक उसकी जान न चली जाए, मॉब लिंचिंग कर सकते, पहला ऑप्शन। दूसरा, आप उसको तब तक जो है मारेंगे और मारने के बाद बिल्डिंग में बंद भी कर देंगे कोचिंग की अपनी। और नंबर 3, आप जो है उसको पीटेंगे अपने एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, बाद में उसको विक्टिम के परिवार वालों को हैंड ओवर कर देंगे। तीसरा, चौथा जो है कि आप उसको जो है पीट सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में और उसको हैंडेड ओवर टू दी पुलिस कर देंगे, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? चौथा। आप उसको पीट भी सकते हैं, सेक्शन 97 एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 97, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 97। आपके पास अपनी प्रतिरक्षा का भी अधिकार है और अपने साथ साथ अन्य की भी प्रतिरक्षा का अधिकार, ठीक है, अपनी प्रतिरक्षा का भी अधिकार है, अपने साथ साथ अन्य की भी प्रतिरक्षा का अधिकार। आप उसको पीट भी सकते हैं और फिर धारा 43 के अनुसार उसको अरेस्ट कर लीजिए और पुलिस को हैंड ओवर कर दीजिए, कहीं कोई ऑफेंस नहीं हुआ। ठीक है सर, क्या मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है? मैंने कहा बिल्कुल कर सकता है। धारा 44 मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी की शक्ति की बात करती है। किसकी बात करती है? धारा 44 मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी की शक्ति की बात करती। क्या कहती है सर धारा 44? मैंने कहा कार्यपालक या न्यायिक, इससे कोई मतलब नहीं है, एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, लेकिन अपने लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंदर। ये नहीं कि मजिस्ट्रेट यूपी में और यहाँ के बवाल कर रहा है दिल्ली में, लोकल ज्यूरिडिक्शन के अंदर अगर उसकी प्रेजेंस में कोई भी ऑफेंस होता है, लेकिन ध्यान देना शर्त यह है, ठीक है, कि उसकी लोकल ज्यूरिडिक्शन में अपराध होना चाहिए। ठीक है, ऐसी अवस्था में मजिस्ट्रेट खुद गिरफ्तार कर सकता है या किसी अन्य को गिरफ्तारी का आदेश दे सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये रास्ते भी हैं हमारे सामने पुलिस को इसको पकड़ने के। इसके अलावा प्यारे बच्चों, सर गिरफ्तारी करी कैसे जाए? बड़ा झगड़ा तो इसी बात का है। ठीक है, इस करी कैसे जाए, इसके लिए मुझे आपको ढेरों केसेस बताने हैं, जिसमें दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन, 30 हजारी कोर्ट दिल्ली बनाम स्टेट ऑफ गुजरात राज्य का भी केस बताना, जिसमें एक पुलिस वाले का मन इतना बढ़ गया कि उसने एक मजिस्ट्रेट को पीटा, ना केवल पीटा, बेइज्जत किया, शराब पिलाई, फोटो किया, मुकदमा दर्ज कर दिया और जेल भेज। इतनी धृष्टता उस पुलिस वाले ने पार कर दी। तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजों को कैसे गिरफ्तार किया जाना है उसके रिगार्डिंग गाइडलाइन पूरी इशू कर दी कि देखो, जब भी जजों को गिरफ्तार करोगे डिस्ट्रिक्ट जज को कम्युनिकेट करोगे, हाई कोर्ट को कम्युनिकेट करोगे। अगर गिरफ्तारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो सिर्फ फॉर्मल अरेस्ट करोगे, ठीक है, और बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के आदेश के उसको पुलिस स्टेशन नहीं ले आओगे। जैसे वो पहुंचेगा उसको इमीडिएट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओगे, ना तो पंचनामा करोगे, ना तो स्टेटमेंट लोगे बिना लीगल एडवाइजर की प्रेजेंस के, और जजों को हथकड़ी भी नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, ये सब केसेस जो मैंने केस आपको बताया, उस वाद के बाद इतनी सारी गाइडलाइन आई। सर आपने सारी बातें तो बताई कि पुलिस कब वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है, और निजी व्यक्ति कब गिरफ्तार कर सकता है। सर क्या मजिस्ट्रेट कब और किस परिस्थिति में गिरफ्तार कर सकता है, वो तो ठीक है सर, हमें आप ये बताओ कि अरेस्ट किया कैसे जाएगा, अरेस्ट कोई व्यक्ति किया कैसे जाएगा, अरेस्ट हाउ मेड, इस बारे में कुछ डिस्कस करें। कोई अरेस्ट किस तरीके से, हमने कहा कोई अरेस्ट किस तरीके से किया जाएगा, ये जानने के लिए प्यारे बच्चे आपको चलना पड़ेगा सेक्शन 46 ऑफ द कोड, दंड प्रक्रिया की धारा 46,
जो आपको बताती है कि अरेस्ट मेड गिरफ्तारी कैसे होगी। जो आपको क्या बताती है, अरेस्ट हाउ मेड गिरफ्तारी कैसे होगी। ठीक है, तो इसको हम जो है जरूरत पड़ने पर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और गिरफ्तारी कैसे होगी इस संबंध में हमारे पास स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय सेक्शन 46 इससे संबंधित हमारे पास कुछ केस हैं। एक केस है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय। ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमन उपाध्याय एक बड़ा 6 मई 1960 का केस है। इस गिरफ्तारी के अरेस्ट के जो है एक तरीके से प्रकार के बारे में कि अरेस्ट कैसे होगा, किस तरीके से अरेस्ट किया जाए, धारा 46 से संबंधित आपका केस है। और दूसरा केस एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, उसको भी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी कि अशोक कुमार जौहरी केस वेस्ट बंगाल का और डीके बसु केस। कौन सा केस? डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये दोनों कस्टोडियल डेथ से रिलेटेड है। एक बंगाल का केस है, यूपी का केस है। कोर्ट ने दोनों पिटिशन को क्लब करके एक साथ सुन के कोर्ट को गाइडलाइन कोर्ट ने स्टेट्स को इशू कर दी है। ठीक है, डीके बसु केस और आपका ठीक है डीके बसु केस। इस केस को भी हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट हाउ मेड के संदर्भ में गिरफ्तारी कैसे हो, इस संदर्भ में क्या कोई है, यदि हाँ तो किस तरीके की। ठीक है, और बाद में वही गाइडलाइन हमारे अमेंडमेंट करके दंड प्रक्रिया संहिता का मुख्य भाग बन गई। आगे की क्लास में हम अरेस्ट से जानेंगे समझेंगे। तब तक के लिए